स्पेस स्टेशन पर मौजूद सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की धरती पर वापसी का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। नासा बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से स्पेस में गए दोनों अंतरिक्ष यात्री की कितने समय तक अंतरिक्ष में रहेंगे और यह काफ़ी हद तक स्पेसक्राफ्ट की बैटरी पर निर्भर करेगा। भारतीय अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स कई दिनों से स्पेस में अटकी हुई है। नासा और बोइंग के साझा स्टारलाइनर क्रू फ्लाइट टेस्ट के मिशन के तहत विलियम्स और अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स बुच विल्मोर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद है। थ्रस्टर फेल और हीलियम गैस लीक होने की वजह से इन दोनों की धरती पर लौटने की कोशिश बार बार नाकाम हो रही है, इसलिए नासा ने इस मिशन को थोड़ा और बढ़ा दिया है। मगर विलियम्स और विल्मोर आखिर कब तक स्पेस में रहेंगे? पूरी दुनिया इस दोनों एस्ट्रोनॉमर्स की पृथ्वी पर सकुशल वापसी की दुआएं कर रही है। वहीं नासा भी ग्राउंड टेस्टिंग करके इनकी वापसी में कोई कोताही नहीं बरतना चाहता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि स्टारलाइनर विलियम्स और विल्मोर को लेकर धरती पर कब वापस आएगा। इस बारे में नासा ने एक अहम अपडेट दिया जिसकी वापसी के बारे में अहम जानकारी मिलती है। नासा का कहना है कि बोइंग के स्टारलाइनर कैप्सूल अपने पहले मानव मिशन पर इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है कि 45 दिन के शुरुआती अंदाजे पर से ये इससे ज़्यादा दिनों तक स्पेस में रह सकता है। 5 जून को नासा ने स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था और ये केवल एक हफ्ते का मिशन था, लेकिन लगातार आ रही तकनीकी की खामियों की वजह से इसकी वापसी में देरी हो रही है। स्टारलाइनर मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अटका हुआ है। स्पेसक्राफ्ट अच्छी कंडीशन में है और इमरजेंसी में ISS छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन नासा और बोइंग दोनों यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 6 जून को ISS के साथ जुड़ने से पहले स्टारलाइनर के कुछ रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम थ्रस्टर्स में समस्याएं क्यों आई और कैप्सूल में कई हीलियम्स लीक क्यों हुए। इस तरह स्टारलाइनर कम से कम गर्मी खत्म होने तक अंतरिक्ष में रह सकता है, क्योंकि टेस्ट और एनालिसिस जारी रहेंगे। 15 जून को ऑर्बिट में टेस्ट करने से समस्या की जड़ का पता नहीं चल पाया। हालांकि एजेंसी के अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि सुधार हीलियम लीक को ठीक किया गया है और एक को छोड़कर सभी गलत थ्रस्टर्स को पृथ्वी पर वापस आने का इस्तेमाल करने के लायक माना गया है। स्टारलाइनर के RCS में कुल 28 थ्रस्टर है, 5 गलत चल रहे हैं और उन 5 में से केवल एक को अनडॉकिंग के दौरान ऑफ किया जाएगा। RCS स्टारलाइनर के सर्विस मॉड्यूल में है, जिसे एंट्री करने और लैंडिंग से पहले हटा दिया जाएगा। इसके लिए ऑर्बिट में एक्स्ट्रा टाइम टीमों और यह समझने में समय देगा कि आगे कैसे बढ़ना है, लेकिन ग्राउंड टीमों को टेस्ट के लिए समय देने के लिए नासा का कहना है कि स्टारलाइनर को 45 दिनों से ज़्यादा समय तक डॉक्टर में रहने की ज़रूरत है और इस मिशन के लिए शुरुआती हद थी। अच्छी खबर यह है कि स्पेसक्राफ्ट शायद उस समय से दोगुना या उससे भी ज़्यादा समय तक चलने लायक लग रहा है। नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के मैनेजर स्टीव स्टिच ने हाल ही में प्रेस को बताया कि हमने 45 दिन के लिमिट के बारे में बात की। स्टारलाइनर पर क्रू मॉड्यूल बैटरी के अनुसार है और हम उस लिमिट को अपडेट करने की प्रोसेस में है। स्टिच ने कहा कि हम उन बैटरियों को ऑर्बिट में उनकी परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, वे स्टेशन से रिचार्ज हो रही हैं और यह रिस्क वास्तव में नहीं बदला है। इसीलिए अगले 45 दिनों के लिए रिस्क जरूरी तौर पर 45 दिनों के बराबर ही है। जिन्होंने बताया कि स्टारलाइनर को स्पेस में 210 दिनों तक रहने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन यह स्पेस में स्टारलाइनर का तीसरा मिशन है और अंतरिक्ष यात्रियों के साथ पहला मिशन है, इसलिए नासा अब तक ऑर्बिट में बैटरी के परफॉर्मेंस के बारे में अनजान है। स्टिच के मुताबिक अभी तक यह तय नहीं किया गया है कि मिशन को कितने समय तक बढ़ाया जाएगा। स्टारलाइनर 12 अलग अलग बैटरियां, इसके लॉन्च से पहले इसी तरह की बैटरियां 1 साल तक जमीन पर टेस्ट की गई ताकि पता चल सके कि उनमें से कोई दिक्कत तो नहीं है, मगर कोई खराबी नहीं पाएगी। उन्होंने कहा कि अब हम फ्लाइट में बैटरी की परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, हमें बैटरी के किसी भी सेल में कोई गिरावट नहीं दिख रही है। स्टारलाइनर क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन असल में लगभग 10 दिनों तक चलने वाला था। इसमें गए बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स को स्पेस में काम करने का दशकों का एक्सपीरियंस है। इस बीच विलियम्स और विल्मोर व्हाइट सैंड टेस्ट के रिजल्ट का इंतजार करते हुए दूसरे कामों में ISS में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें 2 हफ्तों से कम समय नहीं लगेगा। नासा ने बताया कि विलियम्स और विल्मोर ने अपकमिंग नैनोरेक्स मिशन की तैयारी के लिए एक खाली नैनोरेक्स क्यूबसैट डिप्लॉयर को अलग करने के लिए जापानी एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल में भी काम किया। स्टारलाइनर के पहले 2 स्पेस मिशन बिना
इंसान के थे, मतलब उनमें कोई क्रू नहीं था। 1 दिसंबर 2019 में कंप्यूटर की गड़बड़ियों की वजह से ISS तक पहुंचने में फेल रहा, जिसने उसे गलत ऑर्बिट में फंसा दिया था। 2 मई 2022 में बोइंग ने कई बार सुधार किया, तब जाकर स्टारलाइनर सुरक्षित रूप से ISS तक पहुंचा, लेकिन स्टारलाइनर के थ्रस्टर्स में कुछ खामियां आई थी। यही एक और वजह है कि नासा और बोइंग स्टारलाइनर की वापसी के लिए काफ़ी समय ले रहे हैं, ताकि पता चल सके कि इससे स्पेसक्राफ्ट में थ्रस्टर की समस्या क्यों आती। बोइंग ISS मानव मिशनों के लिए 2 सप्लायर्स में से एक है, दूसरा SpaceX है। एलन मस्क की कंपनी अपने क्रू ड्रैगन कैप्सूल का इस्तेमाल करती, जो SpaceX के कार्गो ड्रैगन व्हीकल पर बेस्ड है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।